हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद एक ही क्लास में। जब आप एग्जाम से पहले पॉलिटी आपने अगर कभी पढ़ी भी नहीं हो और उसका आप रिवीजन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास। अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आपका पूरा पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। जिसने पॉलिटी को कभी भी नहीं पढ़ा है वो भी इस क्लास के माध्यम से पूरी संपूर्ण पॉलिटी का रिवीजन एक ही क्लास में कर सकता है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपके भाइयों तक भी हमारी क्लास पहुंचेगी। चलो चलते हैं। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं बेटा? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब चलिए भाग एक देख लेते हैं। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद 4 तक का उल्लेख किया गया है। अब देखो, अनुच्छेद एक में क्या दिया गया है? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया यूनियन है बेटा, फेडरेशन नहीं है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज यही करेगा कि क्या इंडिया फेडरेशन है? नो, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। ये अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है। अनुच्छेद दो में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। यदि भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश करवाया जाए, यदि श्रीलंका भारत में शामिल होना चाहे तो उसका प्रवेश करेंगे हम, तो उसको किस अनुच्छेद के माध्यम से करेंगे? अनुच्छेद दो के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद तीन, राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। जैसे आपने हाल ही में देखा कि जम्मू कश्मीर, जिसको राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उसमें किसका सहारा लिया गया? अनुच्छेद तीन, राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। देखो, दो और तीन में क्या डिफरेंस है कि दो तो वो है जो भारत के पहले राज्य नहीं है, नए राज्य बनाएंगे हम बाहर से ला करके कहीं, है ना। और तीन वो है जो भारत के पहले से राज्य क्षेत्र में हैं, उनके नाम और सीमा में परिवर्तन, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ठीक है, तो एक, दो और तीन, भाग तीन में आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको इनको दो बार सुन लेना है। ठीक है। नागरिकता, भाग दो, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में भाग दो में नागरिकता दी गई है। आपसे एग्जामिनर अगर सवाल पूछेगा तो केवल यही पूछेगा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता दी गई है, तो वो दी गई है भाग दो में। कौन से अनुच्छेद में है? 5 से लेकर के 11। आपको याद कर लेना है बेटा इसको, 5 से लेकर के 11। अब चलते हैं भाग तीन, संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। एग्जामिनर आपसे सवाल यहां से तो पूछेगा ही पूछेगा। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कितना? 12 से 35 आपको याद रखना है। अब देखो, इसमें टोटल कितने अधिकार दिए गए हैं? टोटल हमें बच्चों 6 अधिकार इसमें दिए गए हैं। पहले 7 थे जिनमें से एक हटा दिया गया है, उसको पढ़ेंगे हम। देखो, पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इसमें 14 में धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति, 5 आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में, 14 में तो क्या दिया गया है? विधि की परिभाषा दी गई है। और 15 में दिया गया है राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता दी गई है। और 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 21 है, 21 में दी गई है जीवन की स्वतंत्रता, गरिमा में जीवन की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। अंतिम और इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को रिट अधिकारिता, जिसको हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, ये जो रिट जारी करता है ये अनुच्छेद 32 के माध्यम से करता है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन के समय ही रिट जारी कर सकता है। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दी गई कि भाग तीन को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे एग्जामिनर सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? भाग तीन को कहा जाता है।
अंतिम लाइन इंपॉर्टेंट जो है इसमें है संपत्ति के अधिकार को, मैंने जो बताया था 7 अधिकार थे टोटल, तो देखो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था पहले, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 का में जोड़ करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। भाग 3 में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार हैं, और संविधान में अन्यत्र भाग 3 के अलावा कहीं भी कोई अधिकार है तो वो संवैधानिक या विधिक अधिकार है। तो चलिए आगे चलते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। कहां तक? 36 से लेके 51 तक। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? गैर न्यायोचित हैं, यानी कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो आप इनके लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के लिए आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, पर नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में दी गई है नीति निर्देशक तत्वों में। कहां दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों में। क्या? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। चलो, मूल कर्तव्य भाग 4 का 10 मूल कर्तव्य मूल रूप से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। जब कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब संविधान बना था मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। एक मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें क्या दिया गया है? बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, ये इसमें बताया गया है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए। देखो, भाग 5 आ गया है केंद्र संघ जिसको बोलते हैं। 52 से लेके 151 तक संघ सरकार के बारे में जो जो है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, इनके बारे में बताया गया है। अब देखो, 3 चीजें हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक के बीच में किया गया है। विधायिका का उल्लेख 79 से लेके 123 के बीच में किया गया है। न्यायपालिका का उल्लेख 124 से लेके 147 के बीच में किया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल 148 से लेके 151 के बीच में किया गया है। बच्चों, 148 में लिखा है भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। 151 में लिखा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके लिए देगा? राष्ट्रपति के लिए देगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होगा, राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करेगा? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित एमएलए और एमपी होंगे, पर कौन नहीं होगा? देखो, जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसके निर्वाचक मंडल में नहीं होंगे। विधान परिषद के जो एमएलसी होंगे वो भी इसके निर्वाचक मंडल में नहीं होंगे। याद रखने वाली बात है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं होंगी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, और वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। 4 योग्यता याद रखनी है आपको। 60 में शपथ दी गई है राष्ट्रपति की, संविधान का संरक्षण परिरक्षण करने की शपथ राष्ट्रपति लेता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति भी दी गई है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में है। 61 में है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, यानी राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। अब क्षमादान की कौन कौन सी शक्तियां हैं? क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, परिहार और विराम, प्रविलंबन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप इनको याद रखें। क्षमादान की शक्तियां 72 में दी गई हैं। 111 में वीटो शक्ति दी गई है। पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो, तीनों वीटो इसमें याद रखनी है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब संसद के दोनों में से कोई भी एक सदन सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की 352, 356, 360 में दी गई हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में। 356 में राज्य यदि
की प्रशासनिक व्यवस्था यदि फेल हो जाती है तो राज्य में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये लिखे हुए, याद कर लो इनको, 2-3 बार देखो। 63 में, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, ध्यान रखना है। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है। उपराष्ट्रपति के बारे में तीनों फैक्ट्स आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 63, 64 और 69। अब चलते हैं मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों को याद कर लो, 74, 75, 76। अब चलते हैं 79 में संसद के बारे में बताया गया कि संसद में कौन होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर के क्या बनेगी, संसद बनेगी। 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। इसके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद जो 81 है वो लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसका कार्यकाल निश्चित है, 5 वर्ष है। इसमें जो इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है, ये लोअर हाउस भी इसको बोला जाता है, निम्न सदन भी इसको बोला जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये है लोकसभा, लोगों की सभा। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग। अब जब किसी क्षेत्र का परिसीमन करना होता है कि कौन कौन से वोटिंग एरिया किस किस क्षेत्र में आएंगे या किस कहां तक के लोग राजस्थान के एरिया में आएंगे, उत्तर प्रदेश के एरिया में आएंगे, मध्य प्रदेश के एरिया में आएंगे, बिहार के में आएंगे, तो वो परिसीमन किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। अनुच्छेद 82 में दिया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों का कार्यकाल दिया गया है, कौन कौन से सदन का कितना कार्यकाल होगा मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 84 में सांसदों की योग्यता बताई गई है, जो सांसद निर्वाचित होंगे उनकी क्या योग्यता होंगी। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बताया गया है। संसद का जब सत्र चलता है तो प्रथम सत्र होता है, उसके पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दूसरा, जब लोकसभा का प्रथम निर्वाचन होता है, लोकसभा जब निर्वाचित होती है तो उसकी पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। 89 में राज्यसभा का सभापति जो होगा, पदेन होगा, वो होता उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन दिया गया है। 100 में दिया गया है गणपूर्ति, यानी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, उसको बोलते हैं गणपूर्ति। ठीक है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे सांसदों के कुछ विशेषाधिकार हैं। संसद के सत्र चलने के दौरान उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसे कुछ विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक दी गई है दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, डायरेक्ट पूछा जाएगा धन विधेयक कहां दिया गया, 110 में। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप सुनते हैं बजट, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त भाषा कौन सी होगी उसके बारे में बताया गया है, हिंदी होगी और उसका जो अध्यक्ष है वो दूसरी भाषा प्रयोग करने की अनुमति भी दे सकता है। अनुच्छेद 124 में भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। 129 में अभिलेख न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके निर्णय जो होते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर यूज किए जाते हैं, उनको संभाल कर रखा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 131 में क्या दिया गया है, आरंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसा क्षेत्राधिकार है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल उनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उस तकरार को सुलझाने का कार्य केवल उच्चतम न्यायालय ही करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो उसकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय ही करेगा। 136 में अपील की विशेष अनुमति उच्चतम न्यायालय दे सकता है, किसी मामले को अगर उच्चतम न्यायालय खुद सुनना चाहे तो उसकी अपील की विशेष अनुमति दे सकता है 136 के थ्रू। 137 में निर्णयों की पुनः समीक्षा, उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में यदि कोई निर्णय दे दिया गया हो और अगर अब लगे उसको उच्चतम न्यायालय को कि
अब इसमें सुधार की आवश्यकता है तो वापस भी उसकी पुनः समीक्षा कर सकता है, फिर से निर्णय दे सकता है। 137 142 में पूर्ण न्यायिक सक्रियता जहां से आती है, मतलब जब लोक महत्व का मामला हो, जब पूर्ण न्याय की जरूरत हो, तो उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। 143 में सलाहकारी न्याय निर्णय, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय लोक महत्व के मामले में सलाह देगा, ऐसा इसमें 143 में लिखा हुआ है। अगली चलते हैं, देखो क्या है। अब देखो भाग 6 में दिया गया है राज्य, 152 से लेके 237 तक। 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां किस में निहित होंगी? राज्यपाल में होंगी। 55 में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 156 में कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है। 159 में दी गई है राज्यपाल की शपथ। 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां, उनसे दो शक्तियां अलग हैं। जो सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड है उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ कर सकता है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है राज्यपाल को। इसके अलावा 163 में राज्य के मंत्री परिषद के संगठन के बारे में बताया गया है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। 167 में मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह समय समय पर सरकार के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। अब चलते हैं 168 में विधानमंडल कौन होगा? विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, आपको याद रखना है। 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है, जो कि लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है राज्य में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। वो 215 में अभिलेख न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको भी संभाल कर रखा जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जा सकता है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बताया गया है, कहां कहां तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता है। और 226 में रिट अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता था, परंतु उच्च न्यायालय सामान्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिहार, प्रविलंबन और परमादेश, ये जो रिट है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा जा सकता है, सवाल इंपॉर्टेंट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में। अब देखो भाग 7 इसमें नहीं है, आप देखने को मिल सकता है आपको भाग 7 में, जिसमें अनुच्छेद 238 था उसको निरस्त कर दिया गया है, वो अभी भाग संविधान में नहीं है। भाग 8 संघ शासित प्रदेश, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं, उस वो दिए गए 239 से 242 के बीच में उनका प्रावधान है। भाग 9 में ग्राम पंचायतें, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायतें। ये देखिए भाग जो 4 था नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान था। बाद में इनको संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और भाग 9 को जोड़ा गया पंचायतों का 243 से 243 अणा, यहां तक इसका प्रावधान है। भाग 9 ए जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें नगरीय पंचायत है 243 ता से 243 या छा। भाग 9 बी जो 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियां, सहकारिता के बारे में प्रावधान है 243 या जा से 243 या ना। भाग 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान है 244 से 244 ए तक। भाग 11 में संघ व राज्यों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। भाग 12 में संघ और राज्यों के वित्तीय संबंध है 264 से 301 के बीच में। भाग 13 में अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है 301 से 307 के बीच में बताया गया है। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 के बीच में दी गई हैं। भाग 14 ए न्यायाधिकरण जिनको बोलते हैं हम, वो अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के बीच में दिए गए हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए निर्वाचन, देखिए कहां है निर्वाचन, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है 330 से 342 के बीच में।
भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण दिए गए हैं 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन 368 में दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। भाग 21 में अस्थायी प्रावधान बताए गए 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम एवं हिंदी अनुवाद दिया गया 393 से 395 के बीच में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अंतर्राज्यीय परिषद जिसको बोलते हैं, राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसमें सदस्य कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे सभी राज्यों के। अनुच्छेद 263 वित्त आयोग का गठन समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 312 में दी गई है। अनुसूचियां हैं 12, मूल रूप से 8 थी संविधान में, बाद में 4 जोड़ दी गई। देखो, अनुसूची पहली में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं दी गई हैं उनकी, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 में संचित निधि पर भारित किस किस का वेतन होगा वो बताया गया है। भाग 3 में कुछ व्यक्तियों की शपथ दी गई है, किसकी शपथ कैसे होगी, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, वो कहाँ है? 60 में है। उपराष्ट्रपति की नहीं है, वो भी 69 में है। बाकी इसमें शपथ है सांसदों की, उच्चतम न्यायालय की। ऐसे भाग 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, कौन से राज्य के लिए कितने कितनी सीटें मिलेंगी वो बताया गया है। भाग 5 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। भाग 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चारों राज्यों को याद कर लो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। भाग जो ये अनुसूची 7 है, इसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में भाषाएं, भाग जो इसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, पहले कितनी थी? 14 थी, बाद में जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इसमें बाद में जोड़ी गई। अनुसूची 9 में न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण दिया गया है, कुछ विषय को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची 9। 10 दल बदल विरोधी कानून, ये सांसद जो दल बदल करते थे उनके लिए विरोध में प्रावधान किया गया। 52 में संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का गठन, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, इसमें टोटल 29 विषय हैं। राजस्थान में अब तक 22 विषय ग्राम पंचायतों के लिए दिए जा चुके हैं। 12 में अनुसूची 12 में नगर पंचायतें, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, टोटल 18 विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, बार बार देखें, याद नहीं हो तो 3-4 बार सुन लें, सुनने मात्र से आपको याद हो जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।